जितने लोगों की फर्स्ट क्लास है, वेलकम टू द सेशन एवरीवन। थोड़ा सा पेशेंस रखना, बस ये मत एक्सपेक्ट करना कि पहली क्लास में आए हो सब कुछ ठीक निकलना स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा से पेशेंस की जरूरत होगी। परफेक्शन बैच की स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस बहुत डिफिकल्ट लगती हैं, बट जैसे जैसे रेगुलर आओगे समझ में आना स्टार्ट होगा। बट मेक श्योर क्या करना कि आप रेगुलर रहो। कल कितने लोगों का पेपर था, कैसा हुआ इंग्लिश का पेपर? इजी लगा परफेक्शन लेवल से, या डिफिकल्ट लगा परफेक्शन लेवल से, या वेरी इजी लगा? लड्डू था मैम, वेरी इजी था। ये आपको फीलिंग हर एग्जाम के बाद आएगी। अगर आप परफेक्शन में रेगुलरली आते हो तो चाहे आप एसबीआई पीओ का पेपर दो, चाहे आरबीआई का दो, आईबीपीएस का दो, प्री दो, मेंस दो, एसएससी का दो, हर पेपर आपको बहुत इजी लगेगा, बट उसके लिए रेगुलरली आना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे फोकस करते हैं, लेट्स फोकस हियर। करना क्या है बेसिकली, आपको पहले मैं डायरेक्शन समझा देती हूँ। इस थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न हम कर रहे हैं ईडीएम बेस्ड क्वेश्चंस का। आपको यहाँ पे 3 ईडीएम्स दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ईडीएम है जो इन तीनों ईडीएम्स को रिप्लेस कर दे और मीनिंग भी चेंज ना हो। मतलब इनडायरेक्टली आपसे पूछा क्या जा रहा है, बड़ा इजी सा है। इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ईडीएम ऐसी है जिसका मीनिंग ये तीनों है। पहले मुझे बताओ डायरेक्शन समझ में आई या नहीं आई? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सी ईडीएम ऐसी है जिसका मीनिंग तीनों सेंटेंसेस में लिखा हुआ है और बोल्ड में है। बेसिकली आपको वो वाली ईडीएम बतानी है। तो सबसे पहला ओपन करते हैं। सबसे पहला है, साथ में करेंगे, इजी वाला है मैं करवा दूंगी, डिफिकल्ट वाला आपको करने के लिए दूंगी खुद से। तो एक ईडीएम होती है ऐड फ्यूल टू फायर, एक ईडीएम होती है अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, एक होती है टर्न द नाइफ, एक होती है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इन चारों ईडियम्स का मतलब क्या होता है? इन चारों ईडियम्स का मतलब होता है खराब सिचुएशन को और खराब कर देना। हाँ, एक होती है फैन द फ्लेम। इन चारों पांचों ईडियम्स का मीनिंग क्या होता है? खराब सिचुएशन को और खराब कर देना, मतलब सिचुएशन को वर्स बना देना, सिचुएशन को एग्जाकर्बेट कर देना। एग्जाकर्बेट मीन्स खराब कर देना, मैटर को एग्रावेट कर देना। एग्रावेट करने का मीनिंग क्या होता है? खराब कर देना। मैटर को इंटेंसिफाई कर देना, इंटेंसिफाई करने का मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। तो सिचुएशन को और खराब कर देना। चलो अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा। उसकी स्पीच ने फीलिंग्स बढ़ा दी, मतलब इंटेंसिफाई कर दी। जब सीईओ का पैकेज पता चला, इसकी सिचुएशन और खराब हो गई। डिबेट खराब चल रही थी और उसके जो खराब कमेंट्स थे इसकी वजह से आग में घी डालने का काम हुआ, चीजें और खराब हो गई। तो सारी की सारी इडियम्स क्या है? फैन द फ्लेम। फैन द फ्लेम मीन्स आग में घी डालना, चीजें और खराब हो गई। चलो हैड अ ब्लास्ट का भी, बाकी इडियम्स का भी मीनिंग सीख लेते हैं ना, क्योंकि इडियम्स का मीनिंग तो जितना सीखेंगे उतना अच्छा है। हैड अ ब्लास्ट का मीनिंग होता है एंजॉय करना, पार्टी करना। आई एम हैविंग अ ब्लास्ट मैन, मतलब मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आपके पापा ने फोन किया आपको कि क्या चल रहा है भाई, तो आप क्या बोलोगे? पापा आई एम हैविंग अ ब्लास्ट, मतलब बहुत बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। दैट इज हैव अ ब्लास्ट, मीन्स हैविंग फन। पापा बोलेंगे बेटा पढ़ने तो तुम दिल्ली तो तुम पढ़ने गए थे, ये हैव अ ब्लास्ट क्या है? चलो अगला, फेल अंडर स्पेल। फेल अंडर स्पेल इडियम का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होना, टू बी अफेक्टेड नेगेटिवली। किसी चीज का बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होना, उसको क्या बोलते हैं? फेल अंडर स्पेल। तो इससे तो सिर्फ ए ही मैच कर रहा था, आंसर वाज ओनली ए। हाँ नोट कर लो बेटा इन इडियम्स को एक बार ना, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट भी बनवा रही हूँ जहाँ पे परफेक्शन 6.0 के सारे वर्ड्स का मीनिंग, इडियम का मीनिंग सब ऐड कर रहे हैं। आपको डॉक्यूमेंट भी कुछ दिनों में मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद से ट्राई करोगे एक बार? ट्राई दिस क्वेश्चन। कौन सा इडियम है जो आपको लग रहा है जिसका मीनिंग ये तीनों निकलेंगे? ये कौन कौन से इडियम्स हैं, मतलब एक नहीं तो ज्यादा हो सकते हैं। कौन कौन से इडियम्स हैं जिनके मीनिंग्स ज्यादा निकलेंगे? कोशिश करोगे खुद से?
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेट्स सी। चलो देखते हैं। आई एम ऑन द रोड फॉर 3 मंथ्स एट अ टाइम फॉर वर्क। काम के लिए मैं 3 महीने ट्रैवल कर रही होती हूँ। सो आई हैव गॉटन प्रीटी यूज्ड टू, तो मुझे आदत है हैविंग द क्लोथ्स एंड पर्सनल आइटम्स इन माय सूटकेस। मतलब मुझे किस चीज़ की आदत है? मुझे आदत है भई थोड़ा-थोड़ा टाइम कहीं-कहीं रहने की। मीन्स लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस। मतलब सूटकेस में सामान पैक किया सारा और निकल पड़े। आई हेट स्टेइंग वेरी ब्रीफली इन सेवरल स्पेसेस। मुझे बिल्कुल बहुत नफरत है लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस, मीन्स थोड़ा-थोड़ा टाइम करके कहीं रहने की। अगले वेकेशन के लिए मैं सिर्फ एक जगह जाना चाहती हूँ, पूरे टाइम वहीं रहना चाहती हूँ। शी एब्सोल्युटली हेट्स अनपैकिंग हर लगेज रिपीटली। वो किस चीज़ से नफरत करती है? शी हेट्स लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस। मतलब कि भई मुझे ना ऐसे रहने की आदत नहीं है कि थोड़े टाइम कहीं रहो, थोड़े टाइम कहीं रहो, थोड़े टाइम कहीं रहो। क्यों? क्योंकि वो लेज़ी हो चुकी है। तो लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस का मीनिंग क्या होता है? लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस का मीनिंग होता है कि आप थोड़ा-थोड़ा टाइम रुक रहे हो। मीन्स स्टेइंग वेरी ब्रीफली इन सेवरल प्लेसेस। उसको बोलते हैं लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस। लिविंग ओवर द ब्रश का मतलब क्या होता है? लिविंग ओवर द ब्रश का मतलब होता है कि शादी नहीं की बट आप सब लोग साथ में रह रहे हो। इसको बोलते हैं लिविंग ओवर द ब्रश। मीन्स लिव इन रिलेशनशिप में रहना एक तरीके से। बी इन लिव इन रिलेशनशिप। शादी नहीं की बट यू आर लिविंग टुगेदर। दैट इज लिविंग ओवर द ब्रश। लिविंग आउट ऑफ कैंस, उसका मतलब होता है आप सिर्फ ऐसा ही खाना खा रहे हो जो पैक्ड है। पैक्ड फूड पे ही जिंदगी अपनी बिता रहे हो। उसको बोलते हैं लिविंग आउट ऑफ कैंस। मतलब आप सर्वाइव किस पे कर रहे हो? ऑन अनपेरिशेबल फूड स्टोर्ड इन कैंस। सर्वाइविंग out of food stored and packed in cans. Stored and packed. तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ओनली डी। समझ आ रहा है सभी को? तो बेसिकली इन क्वेश्चंस की हेल्प से क्या हो रहा है? हम ईडीएम्स का मीनिंग समझ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन। पहले इन तीनों ईडीएम्स का मीनिंग सीख लें, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो पहला ईडीएम क्या है? गो ओवर विद अ बैंग। गो ओवर विद अ बैंग के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। इसका मतलब क्या है? आप किसी चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, कोई चीज आपके लिए बहुत एंटरटेनिंग है, आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, आपने सक्सेस अचीव कर ली, कोई चीज़ आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेसफुल साबित हो गई, तो दैट इज गो ओवर विद अ बैंग। बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। गो ओवर द वॉल, इसका मतलब क्या है? ये आप हो, ये वॉल है, आप यहाँ पे कैद थे, आपने इस वॉल को फलांग लिया। बताओ मतलब क्या हुआ? इस वॉल को क्रॉस करके निकल गए, मतलब एस्केप कर गए। एस्केप फ्रॉम अ प्रिजन। उसके लिए कौन सा इडियम होता है? उसके लिए जो इडियम होता है वो होता है गो ओवर द वॉल। मतलब जेल से छूट कर निकल, जेल से भाग कर निकल जाना। गो ओवर द टॉप, टॉप के भी ऊपर चले जाना। मतलब ये लिमिट थी, इस लिमिट को भी आप क्रॉस कर गए। तो गो ओवर द टॉप का मतलब क्या हो गया? टॉप को भी क्रॉस कर गए, मतलब यू क्रॉस्ड योर लिमिट। आपने लिमिट क्रॉस कर दी। गो बियॉन्ड द लिमिट, आप क्या हुआ? एक लिमिट को क्रॉस कर गए। दैट इज गो ओवर द टॉप। चलो मुझे आंसर बताओ। मुझे लगता है एक सेलिब्रिटी अपीयरेंस तुम्हें हेल्प करेगी, तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस रिलीज से क्या होगा? तुम्हारी बहुत बड़ी सक्सेस हो जाएगी ये रिलीज। ये एक बहुत बड़ा जोक होने वाला है, ये इतना फनी होगा और एंटरटेनिंग होगा। सबके लिए क्या यूज कर सकते हैं? गो ओवर विद अ बैंग। क्लियर सभी को? एवरीवन? तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिकली इडियम्स की नॉलेज होनी चाहिए। इडियम्स की नॉलेज है तो क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, इडियम्स नहीं आते तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। अब अगला वाला क्वेश्चन मैं क्विज फॉर्मेट में करूंगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत बार कर चुके हैं। रेडी?
फॉर अ क्विज फॉर्मेट क्लोज टेस्ट। डायरेक्शंस पढ़ लो, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगी आपको। हर स्किमिंग के लिए 1 मिनट दिया जा रहा है, 30 सेकेंड्स हर क्वेश्चन को करने के लिए। लेवल मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से कर लोगे। चलो, इडियम्स कैसे करने, बस जो क्लास में इडियम्स करवा रही हूँ उनको अपनी कॉपीज में नोट डाउन करना है, उनको रिवाइज करना है बस। तैयार सभी लोग? चलो स्किम करेंगे सबसे पहले। चैट ऑफ कर दो। ओके
हाँ जी, स्कोर्स एवरीवन। क्या-क्या स्कोर्स हैं सभी के? आउट ऑफ 7? चलो, डिस्कस करते हैं इसे। लेट्स डिस्कस इट। अमिड्स्ट द जो लॉस एंड डेथ होता है, इस सब के बीचों-बीच बहुत सारे मिरेकल्स भी होते हैं, अजूबे भी होते हैं, जो उम्मीद को अलाइव रखते हैं सर्च में और रेस्क्यू की उम्मीदें बरकरार रहती हैं, जो अर्थक्वेक हिट टर्की में भी लगी हुई हैं। एक ऐसा मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ, जब एक 6 साल की बच्ची ज़िंदा निकली नूरदगी में, टर्की में 80 घंटे बाद, जब बहुत सारे अर्थक्वेक्स, जो कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक था, जो फ़रवरी 6 पे आया और जिसकी जो स्केल पर 7.8 उसका मैग्नीट्यूड था। इस रीजन को तबाह कर दिया इसने। इंडिया की जो टीम थी, उसको तुरंत की तुरंत इस सिटी में लाया गया, ऑपरेशन दोस्त की तरह। और इंडिया की टीम ने इस लड़की को बचा के निकाला और बहुत रिवॉर्डिंग मोमेंट था उनकी कोशिशों के लिए। और ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ जूली की वजह से। जूली क्या है? 6 साल का डॉग है। जूली उन 4 डॉग्स में से एक है, जो इन टीम के साथ गया था ऑपरेशन दोस्त में, टर्की में। वो इतनी तेज़-तेज़ चिल्लाई जूली कि जिसकी वजह से टीम को लगा कि यहाँ पे कुछ है। जूली के जैसे जो डॉग्स हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि वो स्मेल करें कि वहाँ पे कोई इंसान है या नहीं, और उसने इतने ज़्यादा मलबे के अंदर उस लड़की को ढूँढ निकाला। जो डॉग्स हैं बहुत बहुत हेल्पफुल होते हैं रेस्क्यूज़ करने में, लोगों को बचाने में, या जब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं गिर जाते हैं या आग लग जाती है। और इन डॉग्स को नेपाल में भी यूज़ किया गया था, जब नेपाल में बहुत ज़्यादा भयंकर अर्थक्वेक आया था 2015 को। टर्की में दुनिया भर की टीम्स आई थी हेल्प करने के लिए, मेक्सिको से भी टीम्स आई थी। वो मेक्सिको जो बहुत स्पेशलाइज़ करता है डॉग के रिस्पॉन्स टीम, मतलब डॉग रिस्पॉन्स टीम है वहाँ पे बहुत अच्छी-सी। इनको ऑपरेशंस में यूज़ किया गया था सेंट्रल अमेरिकन अर्थक्वेक प्रोन ज़ोन में, जो बहुत ज़्यादा फेम में आ गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था 2017 के प्यूबिला अर्थक्वेक के बाद। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? बेसिकली एक जूली के ब्रेवरी को, जूली के स्किल्स को सपोर्ट किया है, उन्होंने एप्रिशिएट किया है। सपोर्ट नहीं कहेंगे, एप्रिशिएट किया है, ये कह सकते हैं। चलो, प्रोन मीन्स जिस चीज़ को खतरा हो, जो चीज़ खतरे में है उसको बोलते हैं प्रोन होना। अमिड मीन्स बीचों-बीच। क्लियर? रबल एक तरीके से वही हो गया, कोई भी बिल्डिंग गिरती है तो उसका जितना भी वेस्ट बच जाता है, मलबा होता है, डेब्रिस होता है, उसको बोलते हैं रबल। चलो, अब एक-एक करके क्वेश्चंस पर आते हैं। पहले मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन को टोन से कर सकते थे। हद से ज़्यादा डिस्ट्रेस, नेगेटिव टोन थी। हद से ज़्यादा डिस्ट्रेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डेस्पोटेंसी, डेसोलेशन। इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा मायूसी होना। ये दोनों ही नेगेटिव टोन के वर्ड्स हैं। इनका मतलब क्या है? ओवरवेलमिंग डिस्ट्रेस, होपलेसनेस होना। एक्सिलरेशन, आज मैं ऊपर ज़माना है नीचे, वो वाली फीलिंग होना। कैसी फीलिंग होना? अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। इलेशन, इलेशन का मीनिंग क्या होता है? आज मैं ऊपर ज़माना है नीचे, वो वाली फीलिंग, एक्साइटेडनेस होना। यस। तो आंसर वाज़ ए एंड बी। हाँ, आसमां है नीचे, ज़माना है पीछे। यूफोरिया, हाँ, यूफोरिया का मतलब भी क्या होता है? ऐसे ही स्टेट होना। यूफोरिया इज़ व्हाट? यही वाली फीलिंग होना। एक ऐसा मिरेकल हुआ, उस रीजन को क्या कर दिया गया? तबाह कर दिया गया। उस रीजन को क्या किया? तबाह कर दिया गया। लेड वेस्ट, रैक्ड, दोनों का मीनिंग क्या होता है? डैमेज कर देना। एस्टाउंडेड का तो मीनिंग होता है सरप्राइज कर देना। तो रीजन को सरप्राइज नहीं किया, रीजन को डैमेज किया। आंसर वाज ए एंड सी। टीम तुरंत की तुरंत लाई गई, डिप्लॉय की गई, ब्रॉट इनटू प्ले, कॉल्ड ऑन, सबका मीनिंग क्या होता है? ब्रॉट इनटू इफेक्टिव एक्शन, मींस काम के लिए बुलाई गई, तैनात की गई। क्या की गई? तैनात की गई। ऑल ए बी एंड सी, पूरी पूरी फोर्स लाई गई। जूली उन डॉग्स में से थी जो साथ में गई। एकम्पनिंग, शिपरोनिंग का मतलब क्या होता है? साथ में जाना। मेकिंग ऑफ का तो मतलब होता है कहीं से निकल लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ गड़बड़ करी है और पापा का मूड बहुत खराब है, तो पापा आए उससे पहले आप क्या हो गए? वहां से मेक ऑफ कर गए, मतलब निकल लिए वहां से, फ्ली कर गए। क्यों? पनिशमेंट से बचने के लिए, टू एस्केप पनिशमेंट, उसको बोलते हैं मेक ऑफ, मैम कट लिए। हाँ, तो आंसर वाज बी एंड सी। अगला, इट वाज अ वूफ, बार्क, हाउल, सबका मीनिंग क्या है? बहुत तेजी, बहुत तेज आवाज, शार्प एक्सप्लोसिव क्राई, बहुत तेज तेज चिल्लाना। ऑल ए बी एंड सी। डॉग्स जो होते हैं डिटेक्ट कर लेते हैं, कम आउट, सेंट आउट, सबका मतलब क्या है? सूंघ के पहुंच जाते हैं। दोनों का मतलब क्या है? स्मेल से डिटेक्ट कर लेते हैं। कमिंग फॉर का तो मतलब होता है इफ यू आर कमिंग इन फॉर समथिंग, आप किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस नहीं करते, सूंघते हैं। तो आंसर वाज ए एंड बी। एनडीआरएफ डॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बाकी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? गिर जाते हैं। सबसाइडेड स्लम का मीनिंग क्या होता है? गिर जाना। होल्ड अप का तो मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग, गिरने से बचाना। तो ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट? ओनली ए एंड। समझ आए क्वेश्चन सभी को? एवरीवन रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न? आज बहुत अलग अलग पैटर्न्स करेंगे ना, मजा आएगा। नेक्स्ट पैटर्न जो हम कर रहे हैं दैट इज कॉलम बेस्ड। कल आपने कॉलम बेस्ड में बहुत गलतियां करी थी, याद है? तो कल आपने कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत गलतियां करी थी। अब आज गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपको कभी डांट पड़ी बेटा? मुझे बहुत डांट पड़ी, आज भी डांट पड़ी है मुझे बहुत सारी। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, चलो आंसर दो।
किस बात पे पढ़ी? अभी क्या शिवरात्रि है और मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए थी, रेडी होके मंदिर जाके सामान बट मैंने बोला कि मैं 10 बजे की बात करूँगी। चलो, चलो आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। क्विज फॉर्मेट में करें? रेडी फॉर द क्विज फॉर्मेट? चलो। अच्छे से पढ़ लो, घोटाला मत करना। सबके ठीक नहीं करने चाहिए आज ये क्वेश्चंस। हाँ जी, स्कोर्स एवरीवन। क्या-क्या स्कोर्स रहे सभी के? आउट ऑफ 3? चलो, डिस्कस करें। जब भी आपको कॉलम में इस क्वेश्चंस दिखें, आप हमेशा इनको ऑप्शंस की हेल्प से करोगे। यू विल ऑलवेज डू दैट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। सबसे पहले ए और एफ को चेक करते हैं। थ्रू आउट द पास्ट फ्यू इयर्स, कुछ सालों में वर्कर्स जो है जॉब से रिजाइन कर रहे हैं बहुत सारे नंबर्स में। तो कुछ सालों में अगर हम देखें तो वर्कर्स जो है जॉब से रिजाइन कर रहे हैं। सही लगा? टिक लगा दिया। चलो, बी और डी ट्राई करते हैं। कुछ जो है करियर स्विच कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब हॉप कर रहे हैं। जॉब हॉपिंग वर्कर्स हैव बीन, क्या हैव बीन दो एक बार एक साथ आ सकते हैं। हैव बीन, क्या ये दोनों हो सकते हैं? जॉब हॉपिंग का मतलब है ना एक जॉब से दूसरी जॉब से तीसरी जॉब, उसको क्या बोलते हैं? जॉब हॉपिंग। कहने से बी और डी नहीं हो सकता? चलो, अच्छा बी और डी था, माय मिस्टेक, ओके। जॉब हॉपिंग दे, बीच में कोई कंजंक्शन ही नहीं लगा। हैव बीन जॉब हॉपिंग दे, बीच में अगर इन दोनों को कनेक्ट करना था तो बीच में कोई कंजंक्शन तो लगाते, कोई कंजंक्शन ही नहीं लगा, तो कहने से
बी और डी नहीं हो सकता, कोई दिक्कत? चलो सी और डी को ट्राई करते हैं। दिस इज नॉट बिकॉज पीपल डोंट वांट टू वर्क, कि इसलिए नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते, एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं। फुल स्टॉप आ गया, और फुल स्टॉप के बाद फॉर फास्टर एडवांसमेंट एंड सम, फॉर फास्टर एडवांसमेंट एंड सम हैव लेफ्ट द वर्कफोर्स ऑल टुगेदर। फॉर एडवांस फास्टर एडवांसमेंट, इसका पहले का कहाँ है? यहाँ तो फुल स्टॉप आ गया, ये वाला सेंटेंस तो खत्म हो गया। इसका पहले का कहाँ है कि कुछ फास्टर एडवांसमेंट, इससे पहले कुछ होना चाहिए था। पीपल हैव मूव्ड फॉर फास्टर एडवांसमेंट, पीपल हैव स्विच्ड द जॉब फॉर फास्टर एडवांसमेंट, इससे पहले का कुछ है ही नहीं, तो सी और डी भी नहीं हो सकता। चलो ए और डी को ट्राई करते हैं। थ्रू आउट द पास्ट फ्यू ईयर्स, मतलब कुछ सालों में, थ्रू आउट मीन पूरा पूरा कवर करते हुए, तो कुछ सालों में दे जस्ट वांट, ये दे का नाउन कहाँ है? दे का नाउन ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत किसी को? बच्चे कह रहे हैं मम्मी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। नहीं बेटा, ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कल, पिछले साल, 2018, अगस्त 2018, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। और पीरियड ऑफ टाइम में कौन सा टेंस यूज होता है? पीरियड ऑफ टाइम में या तो परफेक्ट टेंस यूज होता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। क्लियर? कुछ बच्चे कह रहे हैं बी और डी तो ऑप्शन ही नहीं था, तो आपको आई डोंट नो आपने चेक क्यों किया बी और ई। कुछ कह रहे हैं सी और डी ऑप्शन ही नहीं था, तो आपने चेक क्यों किया? उनको समझ नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ए और डी को ट्राई करते हैं। फॉलिंग अस्लीप, सो जाना, या फिर एंजाइटी से बाहर आना, ये कभी भी इजी नहीं था जैसा 1 2 3 है। तो सोना या एंजाइटी से बाहर आना कभी भी आसान नहीं है जैसे 1 2 3 है, बट सम एक्सपर्ट्स, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि different set of numbers 4 7 8 comes much closer टू डूइंग द ट्रिक। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि 4 7 8 मतलब दूसरा स्ट्रैटेजी जो है क्या कर सकती है, दूसरी स्ट्रैटेजी जो है हेल्प कर सकती है। मैच कर गया। चलो आगे देखते हैं। बी और डी को ट्राई करते हैं। 4 7 8 जो है एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, जिसमें ब्रीदिंग होती है 4 काउंट्स की। ब्रीदिंग करते हैं हम 4 काउंट्स की, बट सम एक्सपर्ट्स बिलीव कि 4 7 8 काम कर जाती है। 4 7 8 को एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर उसका बट लगा सकते हो क्या? बट लगा के उसकी तारीफ फिर से कर सकते हो क्या? बट जो है कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है। कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है, इसका मतलब क्या है? दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है। यहाँ तारीफ हो रही है तो बट के बाद बुराई होगी, यहाँ बुराई हो रही है तो बट के बाद तारीफ होगी। ये तो तारीफ बुराई है ही नहीं, यहाँ तारीफ हो रही है और यहाँ पे उसका मेथड बता रहे हैं। तो क्या इन दोनों को बट से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, एलिमिनेट हो गया। सी और डी को करते हैं। एक्सरसाइजेस जैसे कि 4 7 8 टेक्निक जो है आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप शांति बना सको, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि 4 7 8 जो है अच्छा है। यहाँ पे भी तारीफ कर रहे हैं, यहाँ पे भी तारीफ कर रहे हैं। क्या दोनों तारीफों को बट से कनेक्ट कर सकते हैं? दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को बट से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये भी एलिमिनेट हो गया। ए और डी तो हमने चेक कर ही लिया था। बी और एफ और ट्राई कर लेते हैं कि जो 4 7 8 टेक्निक है वो एक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, जिसमें हम ब्रीदिंग को 4 काउंट तक काउंट करते हैं और फिर उसके बाद 7 काउंट तक करते हैं और फिर उसके बाद 4 बार सांस ली, 7 काउंट तक रोक के रखी और 8 काउंट में बाहर निकाल दी। बी और एफ तो बिल्कुल ही प्रॉपर था। तो बी और एफ में क्या बताया? 4 7 8 टेक्निक को एक्सप्लेन किया। 4 7 8 टेक्निक क्या है? 4 काउंट में सांस अंदर ली, मतलब जब सांस अंदर ले रहे हो 1 2 3 4 किया, 7 काउंट तक सांस को रोक के रखा और जब सांस बाहर निकाली तो 8 काउंट में सांस बाहर निकाली। इस टेक्निक को बोलते हैं 4 7 8 टेक्निक। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ए और डी में लिखा हुआ है कि नींद 1 2 3 कहना आसान तो नहीं, 1 2 3 कहना जितना आसान नहीं है नींद आना, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगर 4 7 8 टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो नींद अच्छे से आ जाती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। ए और एफ को ट्राई कीजिए। ए और एफ में क्या लिखा हुआ है? इफ यू गेट अप, अगर आप उठते हो और 21.43 मिनट्स हर दिन चलते हो हफ्ते के, तो क्या होता है? अगर आप उठते हैं और 21.43 मिनट्स चलते हैं हर रोज, तो लोअर ब्लड प्रेशर एंड मोर सेंसिटिविटी टू इंसुलिन।
यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, यू विल, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होता यू विल हैव, तो मैच कर जाता। यू विल हैव लिखा होता तो ये मैच कर जाता, बट डायरेक्ट नहीं मैच कर सकता। क्यों? क्योंकि कंडीशन है, इसके आगे इसका रिजल्ट आएगा। चला गया। बी और डी को ट्राई करते हैं। वो लोग जो फिजिकली एक्टिव होते हैं या 150 मिनट्स चलते हैं एक हफ्ते में, उनके अंदर 33% लोअर रिस्क होता है किस चीज का? हर तरह की डेथ के रीजन का, उन लोगों के कंपैरिजन में जो फिजिकली इनएक्टिव होते हैं। बिल्कुल मैच हो गया। सी और एफ ट्राई करते हैं। 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी को फिनिश करने के बाद आपके अंदर एंजाइटी कम होगी और लोअर ब्लड प्रेशर होगा, आपकी इंसुलिन को लेकर सेंसिटिविटी ज्यादा होगी और आपको अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल मैच कर गया, दोनों मैच कर गए। आंसर वाज ऑप्शन नंबर बी। इसको भी चेक कर लो जिन लोगों ने ये आंसर मार्क किया था। 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद आपके अंदर एंजाइटी कम होगी, ऑफ ऑल कॉज मोर्टेलिटी देन दोज हु आर फिजिकल, कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहे यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहे। एंड ऑफ ऑल कॉज मोर्टेलिटी, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना। ए और डी को ट्राई करो। ईच डे ऑफ द, अगर आप उठते हो वॉक करते हो टू 21.43 मिनट्स ईच डे ऑफ द वीक, ऑफ ऑल कॉज मोर्टेलिटी, कोई सेंस नहीं बना। तो रिजल्ट आना चाहिए था कि ऐसा होगा या ऐसा होगा, ये भी मैच नहीं किया। आंसर वाज ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को भी? एंजाइटी का मतलब होता है एक तरीके से टेंशन होना किसी चीज की। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम ए और ई कर लो, जब ए और ई ऑप्शन में ही नहीं है तो चेक कहां से कर लेते हो? कोई बात समझ ही नहीं आती। कॉलम बेस्ड क्वेश्चन एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है कि ऑप्शंस को पढ़ो और चेक करते हुए जाओ। हाँ, अगर मैच हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैच नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए और ई मैच अगर हो रहा है तब भी आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए और ई मैच नहीं हो रहा तब भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो आंसर पे पहुंचना है। ए और ई बिल्कुल मैच हो रहा है, अगर आप उठते हो 21.43 मिनट्स चलते हो तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। बिल्कुल मैच हो रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं है ए और ई का, तो चेक करने की जरूरत क्या है? चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट ब्यूटीफुल पैटर्न नाउ। एक बड़ी प्यारे पैटर्न के लिए तैयार है, और वो ब्यूटीफुल पैटर्न क्या है? वर्ड यूसेज का। नहीं, ये कोई फॉर्मेट में नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्यूटीफुल है, क्योंकि आपको एक वर्ड दिया हुआ है। बेसिकली आपको वो जो वर्ड है उसके 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से सेंटेंस में वो वर्ड गलत यूज हुआ है। समझ आया? आपको एक शब्द दिया हुआ है, आपको बस ये बताना है कि कौन कौन सा सेंटेंस है जिसमें वो वर्ड गलत यूज हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, साथ में करेंगे। स्मग का मतलब क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे पहले तो इसको स्टार मार्क करके अपनी कॉपीज में लिखना। स्मग का मतलब होता है कि आपके पास जो है या आपने जो जिंदगी में अचीव किया है, आप उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, कि एक इतना लेवल का सेटिस्फैक्शन आपके अंदर आ गया कि आपको घमंड हो गया उस चीज का, उसको बोलते हैं स्मग। मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड, खुद से ही इतना सेटिस्फाइड हो कि आप एक तरीके से घमंडी हो गए हो। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। इसको बोलते हैं टू प्लीज्ड विद वनसेल्फ, अपने आप से कुछ ज्यादा ही खुश होना कि मैं तो बेस्ट हूं। हद से ज्यादा खुश होना अपने आप से कि मैं, मेरे लेवल का तो कोई है ही नहीं, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? स्मग। चलो, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये जो वर्ड होता है ये एक तरीके से एडजेक्टिव होता है। ये वर्ड क्या होता है? ये वर्ड जो है एडजेक्टिव होता है। चलो, अब देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस ने इस वर्ड को गलत यूज किया है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। पढ़ते हैं। हॉली एंड हर फैमिली, हॉली जो है और जो उनकी फैमिली है, उनको डर लगता है कि वो बोरिंग है और वो स्मग है, बहुत ज्यादा अपने आप से सेटिस्फाइड है। फिर भी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, वो बिल्कुल ही उल्टा है। सही है? उनको डर लगता है कि वो लोग बोरिंग है, वो लोग कॉम्प्लेसेंट है, फिर भी वो जो जैसे काम करते हैं वो बिल्कुल उल्टे होते हैं। कोई मिस्टेक नहीं है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की तरह ही यूज हुआ है। उसका जो एटीट्यूड था, उसने क्या दिखाया? स्मग इंडिफरेंस, मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता दूसरों के हार्डशिप से, वो अपने आप से इतना सेटिस्फाइड है कि उसे दूसरों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सही है? यहाँ पे भी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ये नाउन था, तो ये भी क्या है? सही है। देयर वॉज अ हिंट ऑफ स्मग सेल्फ सेटिस्फेक्शन इन हर वॉइस, उसकी वॉइस में क्या, किस चीज का हिंट था? उसकी वॉइस में हिंट था स्मग सेल्फ सेटिस्फेक्शन का। यहाँ पे स्मग का मतलब क्या है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या है? नाउन है। स्मग यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच तो सही यूज हुआ है। यहाँ पे स्मग एडजेक्टिव है, स्मग का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे स्मग का क्या मीनिंग यूज हुआ है? सुपरफ्लुअस नहीं, वही मैं आपको बता रही हूँ। स्मग का एक और मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है सुपीरियर फील करना। तो उसके अंदर एक कैसा सेल्फ सेटिस्फेक्शन था कि मैं सबसे टॉप में हूँ। तो यहाँ पे स्मग सेल्फ सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? कि उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग थी, एक इस तरह का सेटिस्फेक्शन था कि मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं, मैं सबसे ऊपर हूँ, इस तरह का सेटिस्फेक्शन था उसकी वॉइस में। ये भी सही है, सारे के सारे सही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज नन ऑफ 1, 2 एंड 3। क्लियर? फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? हॉली और उनकी फैमिली को डर लगता है कि वो लोग एकदम बोरिंग ना हो जाएं, वो लोग एकदम बहुत ज्यादा घमंडी से ना हो जाएं, लेकिन फिर भी जो वो काम, फिर भी जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी एटीट्यूड्स हैं, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है उसके एटीट्यूड में एक बहुत ही ज्यादा घमंड वाला इनडिफरेंस था, मतलब उसे फर्क ही नहीं पड़ता दूसरे लोगों की दिक्कतों से। थर्ड में लिखा हुआ है कि एक हिंट थी उसकी वॉइस में कि वो अपने आप को बहुत ऊपर मानता है या मानती है। इनकरेक्ट बताना है, तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ 1, 2 एंड 3। क्लियर? बेटा इनकरेक्ट बताना है।
हाँ, स्मग एक नेगेटिव वर्ड होता है, स्मग इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट्स अ नेगेटिव टोन वर्ड। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये बड़ा प्यारा शब्द है, इस शब्द को इतनी बार सुनते हैं लेकिन इस शब्द के सारे मीनिंग्स नहीं पता हमें। एक तो डज, नॉर्मल वाला डज पता है, डू डज। एक डज का मीनिंग क्या होता है? एक नॉर्मल वाले डज का मतलब होता है इट्स अ हेल्पिंग वर्ब, जो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होती है। किस टेंस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बताओ ये वाला मीनिंग किस में यूज हुआ है? ये किस में यूज हुआ है? पहले ये वाले का बताओ, ये किस में यूज हुआ है? चलो थर्ड में यूज हुआ, तो ये करेक्ट वाला हो गया। दूसरा डज का मीनिंग क्या होता है? डो जो होता है ये एक एनिमल का नाम है, इसका प्लूरल होता है डज। ये डो जो है इट्स द नेम ऑफ एन एनिमल, इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल होता है डज। चलो बताओ कौन सा वाले में यूज हुआ है? फर्स्ट वाले में। एक दिन हंटिंग टूर पे उसने बहुत सारे एनिमल्स को नुकसान पहुंचाया, उसको भी नुकसान हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। तीसरा, आई कैन सी प्लेंटी ऑफ नाइस गार्डन्स, मैं बहुत सारे गार्डन्स देख सकती हूँ, आई कैन सी प्लेंटी ऑफ नाइस गार्डन्स। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। एंड फील्स डाउन बिलो अस, जो हमारे नीचे हमें वहां फील्स मिल रही है, एज द डज ऑफ द सिटी, यहाँ पे गलत यूज हुआ है। एज द डज ऑफ द सिटी, इस सिटी के डज की तरह कोई भी सेंस नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? जैसा कि शहर के एज पर, शहर के आउटस्कर्ट्स पे मुझे दिखता है, ऐसे ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है आउटस्कर्ट्स पर, ये आ सकता था। डज का यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं था, तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ओनली सेकंड वाज रॉन्ग। एक्सपेक्टेशन एक तरीके से टू है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। प्लेंटी मींस बहुत सारे। स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है, उनको हम बोलते हैं होमोग्राफ्स। आपको 3 वर्ड्स पढ़ाए थे, याद है? होमोनिम, होमोफोन्स, और एक और क्या था? होमोनिम, होमोफोन, मैं भी भूल गई शायद, एक मिनट। होमोनिम में क्या होता है? होमोनिम में स्पेलिंग भी सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है। हाँ होमोग्राफ्स, अभी तो बोला मैंने, राइट। प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बट मीनिंग अलग अलग होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है। उनको क्या बोलते हैं? होमोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल रोज और रोज, इस रोज का मतलब है गुलाब, इस रोज का मतलब क्या है? इस रोज का मतलब है जागना, राइस की सेकंड फॉर्म है रोज, तो इसको क्या बोलते हैं? होमोनिम। होमोफोन, इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होगी और मीनिंग भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल राइट, वीक और वीक, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग भी अलग अलग है। वीक हफ्ता, वीक कमजोर। होमोग्राफ्स, होमोग्राफ में क्या होता है? स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। स्पेलिंग सेम है बेटा, तो होमोग्राफ का एग्जाम्पल क्या हो गया? मिनट एंड माइन्यूट। स्पेलिंग सेम है, देखो इस मिनट का मीनिंग क्या है? मिनट, सेकंड्स, यूनिट ऑफ टाइम है। इस माइन्यूट का मीनिंग क्या है? छोटा, तुच्छ, बहुत छोटा सा। लिव, इस लिव का मतलब क्या है? रहना, लाइव, फेसबुक पे लाइव आ गए, यूट्यूब पर लाइव आ गए। स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, इनको क्या बोलते हैं? होमोग्राफ। तो ये डज और ये डज किस कैटेगरी में आएंगे? होमोनिम्स की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? इनफैक्ट होमोनिम्स नहीं, होमोग्राफ की कैटेगरी में आएंगे। ये डोज है और ये डज है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तो दीज आर होमोग्राफ्स। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला वर्ड है रेन। इनकरेक्ट वाला बताना है, खुद से ट्राई करो। इनका मतलब क्या होता है? रूल, शासन। यू पुल ऑन बोथ रेन्स टू स्टॉप अ स्लोअर हॉर्स। हॉर्स को स्लो करने के लिए वो जो दो रस्सियां सी होती है ना, जो होता है उसको बोलते हैं रेन बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग ये नहीं होती, उसकी स्पेलिंग ये होती है। हाँ, जिसको लगाम बोलते हैं, राइट। आप दोनों रेंज को पुल करते हो उसको स्लो डाउन करने के लिए, लेकिन लेफ्ट वन को यूज करते हो उसको लेफ्ट की तरफ मूव करने के लिए। बॉम्ब अटैक्स ने पैनिक क्रिएट कर दिया, जिसने शहर को रूल किया, शहर को कवर कर लिया। रेन ऑफ द किंग जो रूल था राजा का, वो हाई पॉइंट था। तो ये दोनों सही है, गलत वाला सिर्फ ये है, तो आंसर इज ओनली वन। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट गलत है। कोई दिक्कत? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न, फिर अगले पैटर्न पर आएंगे। इसके बाद एरर डिटेक्शन करेंगे, है ना, मल्टीपल एरर डिटेक्शन।
मेंटल का मीनिंग बता दूं पहले, खुद से ट्राई करोगे? मीनिंग बता दूं? चलो, मेंटल के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसको हम नाउन की तरह भी यूज करते हैं, इसको हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। एक मेंटल का मीनिंग क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन। किसी की कोई सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल। मतलब अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर अथॉरिटी, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसका मीनिंग होता है। एक तो इसका मीनिंग ये होता है। दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है? दूसरा इसका मीनिंग होता है लेयर, अ थिक लेयर। उसको भी क्या बोलते हैं? मेंटल। आंसर बताओ, कौन कौन से इनकरेक्ट है? हाँ, अर्थ में मेंटल, यस बिल्कुल। ही इनहेरिटेड द मेंटल ऑफ लीडरशिप। मेंटल का मतलब क्या होता है? पोजिशन। हमने बिल्डिंग को देखा अंडर अ लेयर ऑफ थिक स्मोक, स्मोक के अंदर चली गई। उसको बोला गया कि वो पोजीशन ले ले मैनेजिंग डायरेक्टर की न्यूयॉर्क ऑफिस में। सारे सही थे। तो आंसर वाज ऑल नन 1 2 एंड 3। एक बच गया। मेंटल का मीनिंग पागल होता है और ये वाला मेंटल होता है, MENTAL। वो ये वाला मेंटल नहीं होता, इट इज दिस मेंटल। इसको क्या बोलते हैं? इनसेन। इनहेरिट का मतलब होता है आपको मिली है अपने पूर्वजों से, अपने पेरेंट्स से, या किसी भी चीज से आपने इनहेरिट किया है। चलो, रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ। पहले एरर वाले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये वाला पैटर्न करेंगे, ठीक है? चलो, तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, दो पार्ट्स में एरर है, आपको बताना है किस किस पार्ट में एरर है। जो बोल्ड में पार्ट है वो सही है। डायरेक्शन समझ में आई सभी को? तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक पार्ट बोल्ड में दिया हुआ है, बोल्ड वाला सही है, उसके अलावा आपको बताना है किस किस पार्ट में एरर है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन साथ में करेंगे। पढ़िए सेंटेंस को, रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुली। अपने आप एरर मिलेगा। नहीं, पहला क्वेश्चन साथ में करेंगे, फिर उसके बाद क्विज फॉर्मेट में कर लेना। द गवर्नमेंट्स कैश इज, गवर्नमेंट का जो कैश है वो एक्सपेक्टेड है टू बी डिपेंडेंट, कि वो डिपेंडेंट होगा इन्वेस्टमेंट के शपथ के ऊपर। इन्वेस्टमेंट जो लिया जाएगा दो स्टील कंपनीज के द्वारा, और एक गारंटी जो लेंगे वो लोग कि उनके जो प्लांट्स हैं वो चलते रहेंगे 2030 तक। आपको कहां से इतने सारे एरर्स मिल गए? मुझे तो कोई भी एरर नहीं मिला। आपको मतलब एक नहीं दो दो एरर मिल गए, मुझे तो एक भी एरर नहीं मिला। गवर्नमेंट का जो कैश है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वो डिपेंडेंट है इन्वेस्टमेंट से, दो स्टील कंपनीज की, और एक गारंटी से कि उन कंपनीज के जो प्लांट्स हैं वो 2030 तक चलते रहेंगे। आंसर वाज नो एरर। 2030 में 2030 तक चलते रहेंगे। देयर उनके कंपनीज का देयर है। इज एक्सपेक्टेड, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस है बेटा। इज के साथ क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस है। टू का मतलब भी तक होता है, टिल भी सही है, टू भी सही है। प्लांट का मतलब क्या? पूरी पूरी फैक्ट्रीज, पूरी पूरी इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो है। डिपेंडेंट बेटा एडजेक्टिव है, टू प्लस बी प्लस एडजेक्टिव है। आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी स्मार्ट, आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी टैलेंटेड, आई एक्सपेक्टेड हिम टू बी डिपेंडेंट ऑन इट। तो ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है? ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। कोई एरर नहीं था। चलो, अब अगला वाला खुद से करना है आपको। दैट जो है कंजंक्शन है, इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए है। देयर जो है एडजेक्टिव है। प्लांट्स नाउन होता है, नाउन के बारे में जो शब्द बताता है वो एडजेक्टिव होता है। चलो, अगला क्वेश्चन खुद से करना है। इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो क्या होती जा रही है? इलेक्ट्रिक कार्स होती जा रही है मोर वाइड स्प्रेड, और ज्यादा फैलती जा रही है। बट दे आर स्टिल, वो अभी भी, देखो एक्सपेंसिव ना एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बारे में जो शब्द बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव के बारे में जो शब्द बताता है वो एडवर्ब होता है।
क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे प्रोहिबिटिव नहीं आएगा, एडवर्ब आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, प्रोहिबिटिवली आएगा। दे आर प्रोहिबिटिवली, सॉरी, दे आर प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। वो क्या है, प्रोहिबिटिवली का मतलब क्या होता है कि वो रोकती है, वो क्या करती है, रोकती है। तो दे आर प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, कुछ लोगों को वो खरीद नहीं पाते क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसकी वजह से वो रुक जाते हैं। एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ जगहों पर कम है, तो इज लिमिटेड इन प्लेसेस। कुछ जगहों में वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कम है। तो यहाँ पे बाई नहीं, इन आएगा। तो बी और डी गलत हो गए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, दे गाड़ियों के लिए यूज हुआ है बेटा, कोई दिक्कत। लिमिटेड टू नहीं, लिमिटेड, लिमिटेड का मीनिंग है कम है, जगहों, एरिया के लिए इन लगाते हैं। जब भी कोई चीज हम किसी एरिया में बात करते हैं तो वहां पे प्रेपोजिशन कौन सा लगता है, इन लगता है। चलो अगला ट्राई करो। जो फ्रेंच हैं, जो इटालियंस हैं, वो हो सकता है अपने बारे में, प्लूरल है तो इटसेल्फ तो सिंगुलर होता है। प्लूरल कौन सा होता है, देमसेल्व्स। तो यहाँ पे इटसेल्फ नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, देमसेल्व्स आएगा। जो फ्रेंच हैं, जो इटालियंस हैं, वो अपने आप को सोच सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा फैशनेबल लोग हैं यूरोप में। लेकिन ब्रिट्स हैं, ब्रिट्स कौन होता है, जो ब्रिटेन के लोग होते हैं। तो जो ब्रिट्स हैं वो सबसे ज्यादा, प्लूरल है तो आ रहेगा, वो सबसे ज्यादा डेडिकेटेड शॉपर्स होते हैं। तो ए और डी में एरर हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फैशनेबल भी एडजेक्टिव, पीपल नाउन है, फैशनेबल इज एडजेक्टिव। क्लियर, कोई दिक्कत। दैट लोगों के साथ भी लगता है, चीजों के साथ भी लगता है, दैट सब जगह लग सकता है। चलो नेक्स्ट। नहीं, कॉन्टिनेंट के साथ दा नहीं लगाते, यूरोप इज करेक्ट। मजा आ रहा है इस वाले एरर के क्वेश्चन में। हाँ जी, सभी पापियों से सवाल है पहले तो मेरा, ये वाला एरर नहीं देखा क्या जी आपने, ई आंसर मार्क कर दिया। नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव। जब भी नंबर यूनिट एडजेक्टिव होता है या फिर नंबर यूनिट नाउन होता है, यूनिट कैसी आती है हमेशा, यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है। तो 2 बिलियंस नहीं आएगा, क्या आएगा, बिलियन आएगा। एक एरर तो ये थी, तो ये ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, ये दोनों ऑप्शन तो सबसे पहले एलिमिनेट हो गए। एक एरर ये थी, देयर सर्विसेज बिजनेस है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस आता है, तो यहाँ पे इंक्लूड्स आएगा। दूसरी एरर क्या थी कि बिजनेस है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्लूड आएगा। तो एप्पल एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि जो उनका सर्विसेज का बिजनेस है, जिसमें एप्पल पे और एप्पल न्यूज भी आता है, वो ग्रोथ ड्राइव करेगा, ये कहते हुए कि उनके पास इतनी सारी एप्पल डिवाइसेज है पूरी दुनिया में। तो आंसर वाज ए एंड डी, ऑप्शन नंबर सी। सर्विसेज नहीं है बेटा, सर्विसेज तो पूरा नाउन सर्विसेज नहीं है, सर्विसेज की बात नहीं करें, सर्विसेज बिजनेस की बात करें, ये है पूरा नाउन, और ये पूरा नाउन सिंगुलर है। लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का, आखिरी सवाल। ये सबका सही होना चाहिए, आखिरी सवाल है।
बिटकॉइन इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है, एंड देयर हैव बीन एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। हैव क्यों लगाया बेटा, पहले तो मुझे ये हैज आएगा, सिंगुलर है। तो बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी है, एंड देयर हैज बीन, तो ए में तो एरर था, तो ये ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे। चलो, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन समथिंग होता है, इंटरेस्ट इन समथिंग होता है? इंटरेस्ट ऑन समवन होता है, इंटरेस्ट इन समवन होता है? क्या आएगा? इन आएगा, इंटरेस्ट इन। तो ए और सी में एरर था, आंसर वॉज ऑप्शन नंबर ए। लाइफ मीन जिंदगियां। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि इस तरह के पैसे को कैसे हम एक बड़ा हिस्सा बना सकते हैं अपने आम जिंदगी का। बिगर मीन्स और ज्यादा बड़ा हिस्सा बना सकते हैं। कुड में क्या प्रॉब्लम है? बताओ क्या प्रॉब्लम है कुड में? कहाँ लिखा हुआ है कि अगर ये प्रेजेंट हो तो ये कुड नहीं हो सकता है? ऐसा कहाँ से कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि मैम यहाँ पे हैज लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी कैन होगा? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट में तो सबॉर्डिनेट भी प्रेजेंट में होगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक दिस। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये पास्ट है तो पास्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पास्ट है तो वो भी पास्ट होगा। लेकिन अगर मेन क्लॉज प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट भी हो सकता है, ये पास्ट भी हो सकता है, और ये फ्यूचर भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर? कोड के साथ जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बिकेम नहीं आ सकता। एक पैटर्न बच गया थे हमारा आज करने को, बट ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न है, वोकैबुलरी बेस्ड है, तो इसको नहीं करते हैं आज, है ना? इसको हम आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। आज मैं कॉल करने का भी प्लान कर रही हूँ, तो आई कॉल ऑल्सो आफ्टर 2 मिनट्स। एक तो मुझे फीडबैक दे देना इस क्लास का, कैसा लग रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, सभी लोग मुझे फीडबैक दे देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने पे काम कर लो। ज्यादातर आप लोगों के आंसर्स वोकैबुलरी कमजोर होने की वजह से ही होते हैं, तो मेक श्योर करो कि इस चीज को जरूर रोज करो। 20 से 25 मिनट आपको ये रोज पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट? अब मैं कुछ स्टूडेंट्स को कॉल कर लेती हूँ। तो आज का कॉल जा रहा है सबसे पहला वर्षा को।